welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. I think you are enjoying a lot of enjoyment is there in the learning of biology. That I proves that, and we are learning human health and disease. In that part we are studying about the immunity. Yesterday we have discussed a lot of things about the immunity, how the immune system is there, what are lymphoid organs and how do they act. There are two type of lymphoid organs which I explained you. One was the spleen and another one was the lymph nodes. Clear? So I think everything is clear. If you are having any doubt, please write down in the comment box so that I can solve your doubts, I can solve your problems. So let's see what is the topic of today. आज के टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है. आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का क्या इम्पोर्टेंस है ये तो समझ में आ ही गया होगा सबको, ठीक है, कि इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है. जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, सोचो उसके साथ मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी. जैसे प्रेजेंट टाइम में जिसकी इम्यूनिटी वीक है, अगर उस पर कोरोना का अटैक हो जा रहा है तो उसके बहुत कम चांसेस हैं उसके बचने के. लेकिन जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है, उसको बहुत कम चांसेस होते हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, ठीक है. तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, देन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है. जैसे अगर कोई विद द बेबी बॉर्न, जब वो बेबी की जब बर्थ होती है, ठीक है, तब वो प्राइमरी सेक्शन में एडमिशन लेता है. सेम एज ऐसे ही जो लिम्फोसाइट्स हैं, जब उनका प्रोडक्शन, जहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे वो मैच्योर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनमें उनके रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं ताकि वो एंटीजन से फाइट कर पाएँ, उन्हीं ऑर्गन्स को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं. और उसके बाद जहाँ पे वो माइग्रेट कर जाते हैं बाद में, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है. तो मैंने स्प्लीन और लिम्फ नोड का एग्जांपल लेके आपको ये बता दिया था कि हाउ दीज लिम्फॉइड ऑर्गन्स बिहेव. ये लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे लिए एकदम चेक पोस्ट की तरह होते हैं. व्हेनेवर एनी एंटीजन इंटर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जब भी कोई एंटीजन इंटर, इट मे बी थ्रू द ब्लड, मोस्टली जो एंटीजन होते हैं वो ब्लड के थ्रू इंटर करते हैं, ठीक है. एंड दे व्हेन रीच दीज ऑर्गन, जब भी ये इस ऑर्गन पे पहुंचते हैं, ठीक है, देन दे ट्रैप, सो एंटीजन को ट्रैप कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट किलिंग देम, ठीक है. देन आई टोल्ड यू अबाउट द मेमोरी. मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे होती है, इफेक्टर सेल्स में मेमोरी कैसे होती है और उसकी क्या एडवांटेज है, क्या सिग्निफिकेंट रोल है मेमोरी का, समझ में, ठीक है. तो मेमोरी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर मेमोरी सेल्स ना होती, अगर प्राइम्ड सेल्स ना होती, तो शायद जो वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है, मतलब जिस प्रिंसिपल पे वैक्सीन काम करती है, वो प्रिंसिपल मतलब वो काम ही ना करती, समझ में. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आवर इम्यूनिटी, दैट इट हैज़ मेमोरी सेल्स और प्राइम्ड सेल्स. क्लियर है, ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम फ्यू मोर डिजीजेज और फ्यू मोर कंडीशंस, ठीक है. ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, एवरी वन इज़ फैमिलियर, ठीक है. एलर्जी इज़ अ कॉमन वर्ड, हम कभी कभी अपने क्लास में भी यूज़ करते हैं, ठीक है. कोई फ्रेंड होता है, वो दूसरे फ्रेंड से बोलता है मुझे इससे एलर्जी है, ठीक है, इसको मेरे पास मत लाना. तो एलर्जी का मतलब है कि वो आप उसको पसंद नहीं हो, ठीक है, मतलब वो आपको पसंद नहीं है और आप जो है उसके साथ रहना नहीं चाहते, उसके साथ बोलना नहीं चाहते, तो आप कहते हो इससे मुझे एलर्जी है, इसको दूर रखो. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें एलर्जी होती है, ठीक है. सबने सुना होगा एलर्जी 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 एलर्जी, लेकिन एलर्जी होती क्या है और क्यों होती है, दीज थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. यही चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. देखो एलर्जी से मैं पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है. जैसे मान लो कोई बहुत कहीं पे लड़ाई होती है, ठीक है, और कोई बहुत कमज़ोर बेचारा बच्चा है, ठीक है, कोई बहुत वीक है, ये बेचारा बहुत कमज़ोर सा है, ठीक है. अब क्या होता क्या है कि जब कई लोग होते हैं ना, तो उस बेचारे कमज़ोर जो लड़के होते हैं उसको खूब मारते हैं, ठीक है. किसी भी कमज़ोर आदमी को जब कोई पा जाता है तो उसको खूब मारता है, खूब उस पर वह डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है. अभी जैसे आप रोड पे चलते रहिए तो कोई रिक्शा वाला अगर कोई प्रॉब्लम कर देता है, कोई इशू हो जाता है, तो उसको सब लोग उतर जाते हैं. अभी लेकिन कोई कार वाला होता है तो बाहर बोल लेते हैं, लेकिन उसको कुछ बोलते नहीं हैं. और वहीं पे अगर कार पे कुछ लिखा हुआ है या ऊपर लाइट लगी हुई है, चाहे वो पुलिस वाले की लाइट लगी हो, उसका सिंबल लगा हो, तो उसको उसको तो और कोई नहीं बोलता, ठीक है. तो हो क्या रहा है, जो वीक है ना, उस पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्टिव है, मतलब कोई चीज़ एक्टिव हो जा रही है, समझ में आए, ठीक है. तो हमारे बॉडी में इस वीक, और वीक से क्या मतलब है, वीक को देख के हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. एक्चुअली व्हेन द एंटीजन इंटर इन आवर बॉडी, जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन इंटर होती है, ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती है, हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है. कभी कभी समटाइम्स दीज एंटीजन्स आर वेरी वीक. ये जो एंटीजन होते हैं बहुत वीक होते हैं,
और हमारी इम्यूनिटी इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स करती है। एग्जागरेटेड मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा इसके लिए सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। और होता क्या है, जहाँ पे ये प्रोसेस चलता है, यहाँ पे अटैक चलता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम धूप में चले जाते हैं तो हमारी स्किन में इचिंग होने लगती है, दाने पड़ने लगते हैं, रैशेज़ आ जाते हैं। तो धूप सन की लाइट कहाँ पे पड़ी, स्किन पे पड़ी। तो सन की लाइट को हमारी बॉडी किसकी तरह ट्रीट कर रही है, जो सन से जो केमिकल मतलब उसमें जो रेज आ रही हैं उसको एंटीजन की तरह बिहेव करने लगी। और हमारी स्किन में जो चेंज आया, ठीक है, वो किसकी वजह से आया, इन्फ्लामेशन की वजह से आया। और एक एग्जांपल देखो, जब हम कहीं डस्ट वाला एरिया में जाते हैं, जैसे आप ही क्लासरूम में रहते हो, अगर डस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है, स्नीजिंग होने लगती है, स्नीजिंग आने लगती है, ठीक है। होते क्या है कि डस्ट पार्टिकल एंटर किए, अब डस्ट पार्टिकल एंटर किए तो क्या हुआ, उसको ना एक एंटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बहुत वीक है। तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ही एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स करती है। एग्जागरेटेड मतलब मैंने बताया ना अभी, बहुत बढ़ चढ़ के। तो होता क्या है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगता है, और उसी कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, एलर्जी बुलाते हैं, ठीक है। तो एलर्जी एक कंडीशन है। ये कंडीशन कब डेवलप होती है, कब जनरेट होती है, जब हमारी इम्यूनिटी इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देती है। और वो सब्सटेंसेस मोस्टली हार्मलेस होते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस हार्मलेस होते हैं मोस्टली, जो एलर्जी काज करते हैं। when they come in the contact of the body, the environment or from the environment, from the food, from the medicine। आपने सुना होगा कभी कभी मेडिसिन खाने से एलर्जी हो जाती है, उसके बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं, रेड कलर के लेसन्स पड़ने लगते हैं, फीवर आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि उस मेडिसिन की वजह से किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो होता क्या है कि एलर्जी में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी उसको कुछ ज़्यादा ही उसके लिए सेंसिटिव हो जाती है और इनएप्रोप्रिएट उसको ट्रीट करती है, समझ में, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस, अब देखो एलर्जी क्लियर हो गई कि एलर्जी क्या होती है, ठीक है। सब लोग फैमिलियर हैं एलर्जी से, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोइंग व्हाट इज़ एलर्जी। लेकिन एलर्जी होती क्यों है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि एलर्जी के रीज़न क्या है, ठीक है। अभी हम कुछ केमिकल्स के बारे में आगे पढ़ रहे हैं कि दोज केमिकल आर रिलीज्ड फ्रॉम इन द बॉडी व्हेन देयर इज़ ए एलर्जी। जब एलर्जी होती है तो कुछ केमिकल सेक्रेट होते हैं बॉडी में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वट एवर सब्सटेंसेज दोज कॉज एलर्जी, दोज आर नोन एज एलर्जेंस। उनको हम क्या बुलाते हैं, एलर्जेंस बुलाते हैं, ठीक है। एलर्जेंस मतलब द एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेज आर नोन एज एलर्जेंस। अब देखो एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वीक एंटीजन हो सकता है, जैसे डस्ट माइट्स, ठीक है, कैट सलाइवा, पॉलन, माउल्ड स्पोर्स, फेदर, फर, वेनम, फूड। मतलब मैंने तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे, लेकिन एनीथिंग, जैसे आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई पेन ले लो या कोई पर्टिकुलर फूड है, ठीक है, जैसे आपको कैश्यू नहीं पसंद, आलमंड नहीं पसंद, तो पता लगा आलमंड अगर आपके खाने से आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, कुछ हो रहा है आपकी बॉडी में, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कहोगे, यार हमें लगता है हमें आलमंड से एलर्जी है, ठीक है। देयर वाज वन टीचर विद मी, ही वाज माय कलीग, ही वाज हैविंग एलर्जी विद द व्हीट। उनको गेहूं के साथ एलर्जी थी। ही वॉज नॉट हैविंग एनी डिश, एनीथिंग दैट इज़ मेड बाय द व्हीट। जो भी चीज़ें व्हीट से मिलती थी, गेहूं से बनती थी, उसको वो नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में व्हीट से एलर्जी थी। तो एलर्जी मतलब कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, वो उसको हमारी इम्यूनिटी, उसको हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके लिए इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, और ये जानना, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि किस पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जी हो रही है। तो जब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर डॉक्टर हैं एंड दे आर नॉट एबल टू नो कि विच सब्सटेंस, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एलर्जी, मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एलर्जी काज कर रहा है, तो वो करते क्या है, बहुत ढेर सारे क्या करते हैं, वो सब्सटेंसेस को एक्सपोज करते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस को आपके बॉडी पे क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ठीक है। जब एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करती है। जैसे मान लो अगर हमें पता लगाना है कि आपको डस्ट से एलर्जी है, कि आपको व्हीट से एलर्जी है, कि आपको किसी पर्टिकुलर एनिमल के डैंडर से एलर्जी है या फर से एलर्जी है, तो हम क्या करेंगे, आपके बॉडी पे पहले डस्ट को एक्सपोज करेंगे, देखेंगे कि अगर डस्ट से आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है तो उसका मतलब आपको डस्ट से एलर्जी है। सेकंड, आपकी बॉडी में फर को एक्सपोज करेंगे। थर्ड, आपके बॉडी में कोई पर्टिकुलर जिससे फूड से हमें जिस पे डाउट है उसको एक्सपोज करेंगे। तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस सब्सटेंस से आपकी बॉडी में वो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे ही डायग्नोज करना कि एलर्जी, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एलर्जी, ठीक है, एलर्जी का क्या कॉज होता है, क्लियर है।
तो अब आ जाओ कॉजेज़ ऑफ एलर्जी में, ठीक है, कौन कौन से केमिकल सेक्रीट होते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है। पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे बॉडी में जो आपने पढ़ रखा है ना इम्यूनोग्लोबुलिन, याद है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, और यही प्रोटीन क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो एक्चुअली जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, IgA, IgE, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप की होती है। IgE जो होती है यही कोलोस्ट्रोम में होती है, जब कोलोस्ट्रोम हमारे मदर के मिल्क में आता है इंटेंस लैक्टेशन में, ठीक है, तो उसमें यही एंटीबॉडीज़ होती है IgA। और एलर्जी के केस में एक एंटीबॉडी रिलीज़ होती है जिसका नाम है IgE। तो एलर्जी इन्वॉल्व मेनली विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, IgE। और कौन सा केमिकल सेक्रेट होता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन अगर आपको याद होगा तो हिस्टामिन हमारे ब्लड सेल्स में, कुछ हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है मास्ट सेल, ये आपने पढ़ रखा है, मास्ट सेल। मास्ट सेल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सारे केमिकल सेक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो केमिकल्स हैं, एक तो एंटीबॉडीज, दूसरा हिस्टामिन, ठीक है, ये मेनली एलर्जी काज करते हैं। इट कॉज, अब देखो एलर्जी में होता क्या है, इट कॉजेज डायलेशन ऑफ ऑल पेरीफेरल ब्लड वेसल्स, ठीक है, जितनी भी पेरीफेरल ब्लड होती है उनमें डायलेशन हो जाता है। डायलेशन हो जाता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो ब्लड है वो बढ़ गया, सप्लाई हो गई ज़्यादा, बिकम हाईली परमिएबल, और जो कैपिलरीज है ना वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती हैं, सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीक आउट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड लीक हो जाता है। जब लीक हो जाता है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इन्फ्लामेशन होने लगता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ब्लड बाहर आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो जब भी ये एंटीबॉडीज़ और केमिकल सेक्रीट होंगे तो दे विल डायलेट द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। कैपिलरीज क्या करेगी, कैपिलरीज से बहुत ज़्यादा ब्लड लीक होने लगेगा, लीक होने लगेगा तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा, और ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो पर्सन के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि काजेज ऑफ एलर्जी में मेनली हमारे बॉडी में व्हाट आर द केमिकल्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी, दैट इज IgE एंटीबॉडीज एंड सेकेंड वन इज द हिस्टामिन, ठीक है। अब आ जाओ सिम्टम्स पे। सिम्टम तो बहुत कॉमन है, आपको पता भी होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे आपको एलर्जी होती है तो आपकी नोज़, रनिंग नोज़ हो जाती है, आपकी नोज़ बहने लगती है, ठीक है, कभी कभी आंखों से पानी आने लगता है किसी चीज़ से, एलर्जी से। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो इसलिए म्यूकस का सेक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में म्यूकस का सेक्रीशन बढ़ जाता है। अब देखो स्नीजिंग तो आपको पता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि डस्ट जैसे ही जाती है आप कहते हो यार एलर्जी हो रही है हमें, चलो यहाँ से भागो जल्दी से, ठीक है। तो स्नीजिंग, रनिंग आइज, अब रनिंग आइज का मतलब क्या होता है, रनिंग आइज मतलब आइज से बहुत ज़्यादा पानी का बहना, फ्लो होना। इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है, जब भी हमें बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगती है, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं पर्टिकुलर, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें अजीब सफोकेशन टाइप की होती है, तो हम कहते हैं यहाँ पे पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है, हमें से एलर्जी हो रही है, ठीक है। इचिंग, ये तो बहुत कॉमन सिम्टम है इसका, इचिंग होना। स्किन पे रैश आना, ठीक है, स्किन पे रैश आने लगते हैं, लाल कलर के, रेड कलर के स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, ये मोस्टली मेडिसिन के केस में ऐसा होता है, ठीक है, जब मेडिसिन रिएक्ट करती है, एलर्जी करती है, ठीक है। तो इस तरह से दीज आर द सिम्टम ऑफ व्हाट, एलर्जी, ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं। एंड वेन एवर यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स यू शुड बी कंसर्न, आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए उसके साथ, ठीक है, और उन चीज़ों से एक्सपोज होने से बचना चाहिए। देखो एलर्जी का कोई ऐसा क्योर नहीं है, देयर इज़ नो क्योर, कोई क्योर नहीं है, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि वो उससे एक्सपोज होने से बचे। जैसे आपको आपके पूजा रूम में इंसेंस स्टिक जलाई जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसेंस स्टिक जलाई तो आपको बहुत स्नीजिंग आती है, बहुत ज़्यादा छींक आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो इंसेंस स्टिक चेंज करने देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेन से हम लिखते हैं उसकी जो इंक की स्मेल होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती, हो सकता है उससे एलर्जी हो रही हो, तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। बहुत लोगों को एनिमल के फर से या उसके डेंडर से एलर्जी होती है, जो उसके स्किन से जो डेंडर रिलीज़ होता है, उड़ता है, उससे एलर्जी हो सकती है, ठीक है, तो उससे हमें एक्सपोज होने से बचना चाहिए। तो दीज आर द सिम्टम ऑफ एलर्जी। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलर्जी को लेके जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देखो, एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हिस्टामिन, अभी मैंने बताया ना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और कौन सी सेल रिलीज़ करती है इसको, मास्ट सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। अब देखो जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपके घर में सिटीजन अगर रखी होगी तो मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि जब किसी को स्नीजिंग बहुत ज़्यादा आए या कफिंग आए तो उसको सिटीजन देते हैं, तो आप उसके पीछे देखना तो वो उसका जो कंपोजिशन होता है एंटी हिस्टामिन,
एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, ये 3 कॉम्बिनेशन होते हैं ड्रग्स के, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, दे क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। ठीक है, ये एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि एलर्जी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हे फीवर। हे फीवर में आपको लगता है ना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। ठीक है, तो हे फीवर का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फीवर ऐसा हो जाना कि आपकी बॉडी एकदम वार्म हो जाती है, आपको पूरी तरह से एकदम फील होने लगता है, हर एक पार्ट्स एकदम जैसे लगता है कि जैसे हम जब रनिंग करके आते हैं गर्मियों के दिनों में या बहुत ज़्यादा सन में रह जाते हैं तो उस टाइम हमारी स्किन क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी स्किन अगर ऐसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो गया तो उसको बोलते हैं हे फीवर। आस्थमा सब लोग को पता ही है। ये एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है कि कभी कभी एलर्जी जब हमारे ट्रैकिया तक या रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंचती है तो ये जो ट्रैकिया मतलब हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते प्रॉपर, और ऐसा लगता है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होने लगा, चोक होने लगा है, मतलब हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है। इसी को बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, कभी कभी किसी चीज़ की एलर्जी से क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, ठीक है, वो उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, और उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं वो कोलैप्स करने लगते हैं। ठीक है, और ब्रीदिंग नहीं हो पाती प्रॉपर। इसी कंडीशन को बुलाते हैं हम एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एलर्जी थी। अब देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन यही दी हुई है, पढ़ना तो आपको पता लगेगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सागरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एक्सागरेटेड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपके साथ कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, किसी ने आपको थोड़ा सा एक स्लैप कर दिया तो आपने बोला अरे उसने मुझे बहुत मारा, ठीक है, उसने मुझे इतना मारा कि मुझे स्वेलिंग आ गई, ये हो गई। तो आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जागरेटेड रूप में उसके फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो एग्जागरेटेड मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के जो रिस्पॉन्स होता है इम्यून का एंटीजन के लिए, वही एलर्जी होती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये था एलर्जी के बारे में। एलर्जी इज़ कम्प्लीटेड नाउ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू डिजीज़ दैट इज़ एड्स, जो हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी। तो दैट व्हेन आई विल स्टार्ट दैट आई हैव टू फिनिश दैट। ठीक है, मैं उसको बीच में नहीं रोक सकता, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट दैट पार्ट। ठीक है, तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द एड्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी लेके आओ, ठीक है, अपनी स्टडी में। सो I think that you are able to understand everything. If you are not, please watch the video again and again if you are not able to understand, please let me know. ठीक है, मुझे बताओ, मैं किसी भी न किसी तरह आपको ज़रूर समझाऊंगा, ये कंफर्म है, ये तो 100% श्योर है कि आपको समझ में आएगा। और अगर आपके जान पहचान में कोई नीट एस्पिरेंट है, कोई नीट का एग्ज़ाम देने वाला है जुलाई में, तो उससे बोलो ज़रूर ये वीडियोज़ देखें। क्यों? क्योंकि उसका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसने अपने मोबाइल पे ये वीडियो ऑन कर ली, ईयरफोन लगाया और सुन रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका एक रिवीजन हो जाएगा, बहुत हेल्प करेगा उसको। ठीक है, तो प्लीज़ ये शेयर भी करो और लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना। आई एम एंडिंग दिस सेशन, दिस सेशन इज़ कम्प्लीटेड नाउ। सो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।